हेलो एवरीबॉडी। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन चैप्टर का। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज का सेशन ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट टर्म यहाँ पे ऑस्मोसिस, देन वी विल अंडरस्टैंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो द फर्स्ट recorded observation of osmosis was made by Abbe Nollet in 1748. So first term osmosis, osmosis का मतलब होता है to push up। इसको सबसे पहले डिफाइन किया था Abbe Nollet ने 1748 में by using pig bladder as a semi permeable membrane। चलिए ऑस्मोसिस को डिफाइन करते हैं। तो ऑस्मोसिस मतलब टू पुश अप, इसको सबसे पहले डिफाइन किया था Abbe Nollet ने। कैसे डिफाइन करेंगे? सो ऑस्मोसिस में बी डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए प्योर सॉल्वेंट टू ए सॉल्यूशन और फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन टू ए कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है, ठीक है, टू पुश अप। एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होता है, डिटेल्स आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या है? फ्रॉम ए थ्रू प्योर सॉल्वेंट टू ए सॉल्यूशन और फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन टू ए कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है। चलिए दो टर्म यहाँ पे, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम जनरली पढ़ते हैं, जैसे हम यहाँ पे डीओ मारे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, सबको स्मेल आएगा। पानी अगर आप गिराते हैं तो ऑटोमेटिक वो फ्लो करता है, ठीक है, फ्रॉम हायर ग्रेडियंट टू लोअर ग्रेडियंट या हायर स्लोप टू लोअर स्लोप। ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो दो टर्म यहाँ पे आया, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो फर्स्ट दोनों में डिफरेंस समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है, डिफ्यूजन इन्वॉल्व मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, while osmosis involves movement of solvent from lower concentration to higher concentration। तो डिफ्यूजन में क्या होता है? ऊपर से नीचे आता है, हायर से लोअर में जाता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है? लोअर से हायर में जाता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इन डिफ्यूजन सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब देयर इज द माइग्रेशन और स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। तो डिफ्यूजन में दोनों का मूवमेंट होता है, दोनों का फ्लो होता है। बट ऑस्मोसिस में क्या होता है? इन ऑस्मोसिस देयर इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा, वो भी यूनि डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में जाएगा। सॉल्यूट मॉलिक्यूल का फ्लो नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, फॉर ऑस्मोसिस ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। So without semi-permeable membrane, no osmosis can take place. While for diffusion, there is no need of any such kind of membrane. So diffusion के लिए हमें किसी तरह के कोई भी membrane नहीं चाहिए, but osmosis के लिए हमें एक semi-permeable membrane चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, osmosis is observed only in liquids, while diffusion is observed in liquids as well as gas। दोनों में osmosis होता है, दोनों में diffusion होता है, लिक्विड में भी और गैस में भी। बट ऑस्मोसिस हमको सिर्फ किसमें मिलता है? लिक्विड में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्यूजन कैन नॉट बी स्टॉप्ड। डिफ्यूजन को हम नहीं रोक सकते। व्हाइल ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड एज वेल एज रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रेशर फ्रॉम सॉल्यूशन साइड्स। ठीक है। सो ऑस्मोसिस को हम स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या इवन इसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। बट डिफ्यूजन को हम कंट्रोल या स्टॉप नहीं कर सकते। So these are some difference between osmosis and diffusion। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें एक वर्ड आया सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो देखिए सेमी मतलब होता है हाफ, अर्ध इसको बोलते हैं हिंदी में। परमेएबल मतलब जो इसको पार करता है, पारगम्य। मेम्ब्रेन, सो ए मेम्ब्रेन which allows the passage of solvent molecules only and prevent the passage of solute molecules। तो उसको बोलते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो a membrane which just passes only the solvent molecule, सिर्फ solvent molecule को पास करेगा, solute molecule को पास नहीं करता है। ठीक है। So prevents the passage of solute molecules through it, called a semi permeable membrane। इसलिए इसको बोलते हैं semi permeable, सिर्फ solvent जाएगा, solute नहीं जाएगा। ओके। चलिए एग्जांपल्स, तो parchment membranes, animal bladder like pig bladder, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट एंड सम जेलेटिनियस आर्टिफिशियल, ठीक है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होते हैं, जिनमें बोलते हैं कॉपर फेरो साइनाइड या सेलोफेन या सिलिकेट्स ऑफ, ठीक है, बोरान वगैरह। तो कॉपर फेरो साइनाइड एक आर्टिफिशियल है, बाकी कुछ नेचुरल होते हैं। सो दीज आर दी सेमी परमेएबल
membranes which passes only solvent molecules, solute molecule को ये पास नहीं करते हैं। अब इसका रीजन क्या है कि ये सिर्फ सॉल्वेंट को ही पास करता है, सॉलिड को पास नहीं करता। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। सो वर्किंग ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसके लिए बहुत सारा थ्योरी दिया गया है, बट द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी इज वेपर प्रेशर थ्योरी। ठीक है, सो वर्किंग ऑफ सेमी परमेबल, व्हाई ओनली इट पासेस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नॉट सॉलिड मॉलिक्यूल्स। इसके लिए दो तीन थ्योरी है, बट जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है वो है वेपर प्रेशर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैन पास सॉल्वेंट molecules because the vapor pressure of pure solvent is higher than the vapor pressure of solution। ठीक है, तो ये पीछे हमने पढ़ा हुआ है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करता है, सॉलिड मॉलिक्यूल को पास नहीं करता। क्लियर, गॉट इट। चलिए एक दूसरी थ्योरी है सीप थ्योरी। सो इसको ट्रॉप ने दिया था, सो दिस इज आल्सो नोन एज ट्रॉप थ्योरी। According to this theory, solvent molecules being smaller can pass through the pores or sieve, while solid molecules cannot pass through pores or sieve. But however, this theory fails in those cases where solid molecules are smaller in size than solvent molecules. ये theory उस केस में फेल कर गई जहां में solid molecule की साइज solvent molecule से कम था, तो फिर भी solid molecules को पास करना चाहिए, बट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है सिर्फ सॉल्वेंट को ही पास करता है। ठीक है, इसलिए मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है वेपर प्रेशर थ्योरी। ठीक है, सो क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को समझना था। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए पहले हमने ऑस्मोसिस फिनोमेना को समझा। चलिए अब डिफाइन करते हैं ना। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस। तो सीधा सीधा प्रेशर इज प्रेशर, ऑस्मोटिक मतलब ड्यू टू ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू ऑस्मोसिस। ठीक है, चलिए अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं। इसको डिफाइन करने का एक अल्टरनेटिव वे है, द एक्सटर्नल प्रेशर व्हिच मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन which prevents the osmosis, that is the flow of solvent, ठीक है, through a semi permeable membrane is known as osmotic pressure। ठीक है, तो अब यहाँ इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे दो चैम्बर है, एक चैम्बर लिया हमने एक सॉल्यूशन का, ठीक है, यहाँ पे ले लिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इधर मान लीजिए एक प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, इधर मान लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, देखिए अब ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, इधर से वाटर का फ्लो होगा या प्योर सॉल्वेंट का फ्लो होगा। ठीक है ना। अब इधर से हम क्या करें, एक प्रेशर लगाए, इतना प्रेशर लगाएं जिससे क्या ऑस्मोसिस बंद हो जाए। सो जितना यहाँ प्रेशर अप्लाई करेंगे उसी को बोलते हैं द अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ में आप प्रेशर लगाइए कितना, विच इज जस्ट सफिशिएंट टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। ठीक है, सो दिस इज नोन एज, दिस एक्सटर्नल प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सीधी सी बात है, देखिए ऑस्मोसिस होगा तो सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जाएगा, इधर से इधर इसका फ्लो होगा। क्लियर, ठीक है, फ्लो होने से क्या होगा, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स में, P इक्वल टू एच डी जी। ठीक है, सो एच डी जी, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होगा, इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब समझने के लिए कि कितना प्रेशर इसमें क्रिएट होगा, तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन साइड में एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करते हैं। एक यहाँ पे प्रेशर गॉज लगाते हैं जो हमें प्रेशर की रीडिंग बताएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज मान लीजिए हमने यहाँ में 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया। ठीक है, सो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया, अभी भी यहाँ से फ्लो हो रहा है, मतलब ऑस्मोसिस हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 2 एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है। अब 3 एटमॉस्फेरिक लगाइए। ठीक है, अब जैसे सपोज ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। ठीक है,
इसलिए यहाँ से 3 केस आता है कि इफ अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू osmotic pressure, then no osmosis. Applied external pressure is less than osmotic pressure, osmosis takes place. And if applied external pressure is greater than osmotic pressure, then the direction of osmosis will be reversed. This is known as reverse osmosis. ठीक है. So अब अगर जितना हमने यहाँ पे external pressure लगाया, ये दोनों अगर बराबर है osmotic pressure के, तब उस केस में कहते हैं कि ऑस्मोसिस नहीं होगा, नो ऑस्मोसिस। इफ P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तब उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको जनरली हम लोग लिखते हैं RO। सो रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब इफ अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस विल बी रिवर्स्ड। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर? तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या था कि ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब है अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर व्हिच इज जस्ट सफिशिएंट टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नाउ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन। तो पाई इक्वल टू CRT। देखिए कोई नया इक्वेशन नहीं है, जनरली हम इसको पढ़ते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए PV इक्वल टू NRT, दिस इज वेल नोन आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, सो PV इक्वल टू NRT। देखिए इस V को आप इधर लेके आइए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू N बाई V RT। क्लियर? देखिए N इज नंबर ऑफ मोल्स, V इज वॉल्यूम इन लीटर, सो दिस टर्म इज नोन एज कंसंट्रेशन। इसलिए इसको P को हम यहाँ पे लिखते हैं पाई और N बाई V को लिखते हैं कंसंट्रेशन और मोलैरिटी CRT। ठीक है, सो ऑस्मोटिक प्रेशर को लिखने का तरीका ये है पाई इक्वल टू CRT। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये आया कहाँ से, तो PV इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन। V को इधर लाइए, डिवाइड कर दीजिए N बाई V RT। N is number of moles, V is volume in liter. So number of moles per liter is known as concentration, molar concentration और molarity। तो इसकी जगह पे लिख दिया C, तो CRT, इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? ठीक है, नाउ अब where C is molar concentration of the solute, R गैस कांस्टेंट या कहीं इसको सॉल्यूशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 0.0811। इसकी वैल्यू कितनी होती है, सो R की वैल्यू जो है हमें आ लेंगे 0.0821। ठीक है, सो सॉल्यूशन चैप्टर में R की वैल्यू 0.0821 हमें लेना है। टेम्परेचर हमें केल्विन में ही लेते हैं। ठीक है, सो पाई इक्वल टू CRT ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल्स। चलिए अब देखिए यहाँ से कह सकते हैं ये कंसंट्रेशन पे है, R गैस कांस्टेंट या सॉल्यूशन कांस्टेंट है, टेम्परेचर है, तो दो चीजें यहाँ पे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। तो इट कैन बी कैलकुलेटेड दैट पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें फॉर व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन कंसंट्रेशन इज फिक्स्ड। ठीक है, तो ये दोनों हमें यहाँ से क्वेश्चन आगे मिलेगा। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकते हैं पाई1 बाई पाई2 इक्वल टू T1 बाई T2। ठीक है, इसको यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल के लिए। तो देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकते हैं पाई1 बाई पाई2, मतलब दो ऑस्मोटिक प्रेशर हमें दिया है इक्वल टू T1 एक टेम्परेचर डिवाइडेड बाई T2। ठीक है ना, इसको यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल के लिए। ये दो टेम्परेचर देगा, दो ऑस्मोटिक प्रेशर में एक देगा, एक आपसे पूछेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चीज यहाँ पे, नाउ अगर हमें कंसंट्रेशन दिया है तो हमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बट अगर हमें कंसंट्रेशन नहीं दिया है तब हमें कंसंट्रेशन को निकालना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट बाई
मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, सो अगर हमें दे दे जैसे सपोज कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया है तब तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देंगे ऊपर वाला पाई इक्वल टू CRT, बट अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या है, वेट मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइडेड बाय V। तो कंसंट्रेशन C को हम यहाँ पे क्या लिखते थे, N बाई V, और N की जगह पे क्या लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मतलब वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट और इनटू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, उसी को मैंने C की जगह पे ये रख दिया W बाई M इंटू VRT। ठीक है, अब फॉर सेम सॉल्यूशन या सेम सब्सटेंस मतलब सेम मास सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर, R की वैल्यू तो सबके लिए कांस्टेंट है। यहाँ से हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो याद रखिएगा, आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई m, दैट इज मोलर मास। मोलर मास के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से तीन कंक्लूजन निकाला, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, osmotic pressure is directly proportional to temperature but inversely proportional to molar mass। but ये कब आएगा, when small w mass constant हो, volume constant हो या same हो at a particular temperature, particular volume at particular mass amount। ठीक है ना, तो ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फर्स्ट बोलते हैं बॉयल्स वांट ऑफ लॉ। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जैसे बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर और फिक्स मास ऑफ द गैस। उसी तरह यहाँ पे पाई इज प्रोपोर्शनल टू C, concentration of the solution is expressed in terms of mole per liter N by V, and V is the volume of solution that contains 1 mole of a solute। so यहाँ से क्या कर सकते हैं, concentration इक्वल टू 1 by V, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू 1 by इज प्रोपोर्शनल टू 1 by V और पाई V इक्वल टू कांस्टेंट। तो जैसे बॉयल्स लॉ लिखते हैं PV इक्वल टू कांस्टेंट और P1 V1 इक्वल टू P2 V2, इन द सेम वे पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू V इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इज नोन एज बॉयल वांट ऑफ लॉ। ठीक है, जस्ट विद एनालॉजी टू बॉयल्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है चार्ल्स वांट ऑफ इक्वेशन। सो यहाँ पे द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर एज डिस्कस्ड अर्लियर व्हेन कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट। सो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और पाई बाई T इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस इज नोन एज चार्ल्स वांट ऑफ इक्वेशन। जैसे बॉयल्स चार्ल्स लॉ क्या लिखते हैं हम, V is directly proportional to T at constant P and fixed mass of gas। उसी तरह यहाँ पे इसलिए चार्ल्स लॉ को लिख दें अगर यहाँ पे हम, तो चार्ल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ को लिख दें अगर यहाँ पे, तो चार्ल्स लॉ क्या लिखते थे, V बाई T इक्वल टू कांस्टेंट फॉर आइडियल गैस। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे पाई बाई T कांस्टेंट, तो इसलिए इसको बोलते हैं चार्ल्स वांट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, चलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशंस कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरी या 3 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब सेम, टोन मतलब प्रेशर। सो टू सॉल्यूशंस आर known as isotonic when their osmotic pressures are same at a particular temperature। So two solutions having same osmotic pressures at a particular temperature are known as isotonic solution। अगर कोई दो सॉल्यूशन है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो हम उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए अगर मान लीजिए बराबर नहीं है, किसी एक का ज्यादा होगा किसी एक का कम होगा, तो जिसका ज्यादा होगा उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, जिसका कम होगा उसको बोलते हैं, जिसका ज्यादा होगा उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, जिसका कम होगा उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। ठीक है ना, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए अब इसके लिए है कि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है बट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो देयर कंसंट्रेशन मस्ट बी सेम। सो दिस इज द कंडीशन फॉर टू सॉल्यूशंस टू बी एन आइसोटोनिक।
ठीक है। तो कोई दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक तभी होगा जब उनका मोलर कंसंट्रेशन सेम होगा। ओके, चलिए मोलर कंसंट्रेशन सेम होने के लिए क्या आएगा, उनके नंबर ऑफ मोल्स मतलब W1 बाई M1 इक्वल टू W2 बाई M2। वॉल्यूम को यहाँ में सेम मान लिया, यहाँ में ये मान लिया गया है कि V1 इक्वल टू V2। अगर वॉल्यूम सेम नहीं है तो आपको ये फॉर्मूले में यहाँ में V1 डाल दीजिए, यहाँ भी V2 डाल दीजिए। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, वॉल्यूम सेम होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब हमें न्यूमेरिकल में आइसोटोनिक वर्ड आएगा। ठीक है, तो आइसोटोनिक होने के लिए उनका कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन सेम होना है। मोलर कंसंट्रेशन सेम होने का मतलब W1 बाई M1 इक्वल टू W2 बाई M2। अब इस चार में 1 2 3 4 में हमें 3 देगा, एक हमसे पूछेगा। ठीक है ना, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं इसके लिए जहाँ से हमें न्यूमेरिकल्स मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए न्यूमेरिकल्स या सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। चलिए फर्स्ट एग्जांपल है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर या सुक्रोज एट 15 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए जनरली ये जो परसेंटेज दिया रहता है वो मास बाय वॉल्यूम होता है, मतलब 5 ग्राम इज डिजॉल्व इन 100 ml। ठीक है, 5 ग्राम जितना परसेंट यहाँ लिखा रहेगा उतना ग्राम डिजॉल्व है, परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100 ml। टेम्परेचर में दिया है 15 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, पाई इक्वल टू CRT, बट यहाँ हमें कंसंट्रेशन नहीं दिया है, कंसंट्रेशन हमें निकालना पड़ेगा। तो W दिया है मतलब इतना ग्राम, ठीक है ना, तो 5% लिखा है मतलब W हो गया 5 ग्राम। R की वैल्यू हमें पता है 0.0821। वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml। ठीक है, टेम्परेचर कितना दिया है 15 डिग्री सेल्सियस, तो 15 में 273 ऐड कर दिया तो 288। 5% दिया है तो ये हो गया W। R की वैल्यू हमें पता है। सुक्रोज है तो सुक्रोज का मोलर मास क्या होता है C12H22O11 मतलब 342 ग्राम पर मोल। तो बस पाई इक्वल टू W2 बाई M2 RT बाई B, मतलब मास कितना दिया गया 5 ग्राम, मोलर मास कितना हो गया 342। R की वैल्यू हमें पता है। टेम्परेचर कितना दिया है 15 प्लस 273 288, और वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml मतलब 0.1 लीटर। तो रख के सॉल्व कर दिया कि आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि हमें जो यहाँ परसेंटेज देगा वो हमें कहाँ रखेंगे, W। परसेंटेज लिखा है मतलब वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml। टेम्परेचर केल्विन में दिया है तो नो प्रॉब्लम, नहीं दिया है डिग्री सेल्सियस तो 273 ऐड कर लीजिए, केल्विन में रख दीजिए फॉर्मूला। ठीक है, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं दिया है इसलिए हमने यहाँ पे निकालना पड़ा। अगर कंसंट्रेशन दिया होता तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाते CRT। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 18 ग्राम ग्लूकोज एंड 6 ग्राम यूरिया are dissolved in 1 liter aqueous solution at 27 degree Celsius. What will be the osmotic pressure of solution? देखिए इस तरह क्वेश्चन को दो तरह से आप लगा सकते हैं। फर्स्ट की ग्लूकोज का आप अलग निकालिए, यूरिया का अलग निकालिए, एंड देन दोनों को प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो एक ही चीज के लिए दो बार कैलकुलेशन हमें नहीं करना है, तो उसके लिए जस्ट शॉर्टकट वे कि पाई बी इक्वल टू N1 प्लस N2 RT। तो एक किसी को N1 मान लिया, ग्लूकोज को मान लिया, तो दूसरे को यूरिया मान लिया। ठीक है, तो इसलिए दोनों का वॉल्यूम यहाँ में सेम दिया है। तो वॉल्यूम कितना है 1 लीटर में ही है। 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास कितना हो गया 180, और यूरिया का मोलर मास होता है 60। तो रख के सॉल्व कर दीजिए। R सेम है, टेम्परेचर भी आपको सेम है। 300 कहाँ से आया 27 डिग्री सेल्सियस को 3 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस है इसलिए यहाँ में 273 को ऐड कर दिया। ठीक है, ये हो गया 300 केल्विन। R की वैल्यू तो फिक्स है। ठीक है, ग्लूकोज के लिए 1 मान लिया, यूरिया के लिए 2 मान लिया, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स हो गया 18 बाई 180, और यूरिया इसके लिए हो गया, और यूरिया के लिए कितना आ गया 6 ग्राम, तो 6 डिवाइडेड बाई 60 रख के सॉल्व कर दिया, ये आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सो जहाँ पे दो वैल्यू देगा आपको दोनों को एक में कर लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, तो वहां से सॉल्व कर लेना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। 1.02% solution of glycerine and 2% solution of glucose are isotonic.
देखिए सिर्फ एक वर्ड लिख दिया आइसोटोनिक। आइसोटोनिक होने का मतलब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर उनका बराबर है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज वेल नोन 180, देन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लिसरीन, हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन पाई ग्लिसरीन मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लिसरीन इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज। इसके लिए मैंने पीछे कंडीशन लिखा था, जब आइसोटोनिक होंगे तो इनका मोलर कंसंट्रेशन मस्ट बी सेम। तो चलिए मोलर कंसंट्रेशन निकाल दीजिए। तो देखिए 1.02% लिखा है, तो इसका मतलब 1.02 ग्राम डिसॉल्व इन 100 ml। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, आप यहाँ पे 100 ml रख भी सकते थे, नहीं भी रख सकते थे, क्योंकि 100 ml इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1000। इसका मास हमें नहीं पता है। ग्लूकोज के लिए रखिए तो 2%, तो 2% रखने का मतलब हो गया 2, ये हो गया हमारा मास, ये आपको W दिया है तो ये हो गया 2। ठीक है, ग्लूकोज का कितना होता है 1। ठीक है, और इंटू 100 ml 1000, इसे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसे यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया। इसको ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर ट्रांसफर करके सॉल्व कर दीजिए, तो ये मिल गया 91.8। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह का, तो जहाँ आइसोटोनिक वर्ड आएगा तो वहां में हमें ये काम करना है। ठीक है, हाँ अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए वॉल्यूम आपको अलग अलग दिया होता तो नो प्रॉब्लम, यहाँ में उस वॉल्यूम को रख देते, यहाँ में इस वॉल्यूम को रख देते, बट यहाँ में दोनों परसेंटेज में है। देखिए ये भी परसेंटेज में है और ये भी परसेंटेज में है, तो नो प्रॉब्लम। ये नहीं भी रखते हम तो भी हमारा काम हो जाता। ठीक है, इसको नहीं रखने की भी जरूरत थी। ठीक है, तो जहाँ आइसोटोनिक वर्ड आएगा वहां में हमें ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज हैव ऑस्मोटिक प्रेशर्स 1.5 and 2.5 atmospheric pressure. 1 liter of first solution is mixed with 2 liters of second solution. एक अनदर काइंड एग्जांपल लिया है, टाइप का क्वेश्चन है कि आपको दो सॉल्यूशन दिया है, ग्लूकोज है और एक समथिंग। ठीक है, या दोनों ग्लूकोज हो सकता है। ठीक है, तो एक का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, दोनों के कुछ वॉल्यूम्स को मिक्स किया, तब आपसे पूछेगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। तो अगर आपको याद हो तो इस तरह का क्वेश्चन मोलैरिटी और नॉर्मलिटी में भी करते थे। ठीक है, रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालते थे M1V1 + N2V2 = MRVR। उसी तरह का कुछ फार्मूला यहाँ भी है। सो π1V1 + π2V2 = πRV1 + V2। ठीक है, देखिए R और T की वैल्यू दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब किसी को भी आप 1 मान लीजिए, किसी को भी 2 मान लीजिए। चलिए मान लेते हैं कि 1.5 को, ठीक है 1 मान लिया π1, इसका वॉल्यूम क्या है 1 लीटर। 2.5 इसका वॉल्यूम कितना था 2 लीटर। 2 + 1 3 लीटर टोटल वॉल्यूम हो गया। ठीक है, रख के सॉल्व कर दिया तो रिजल्टेंट क्या आ गया 2.16 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना, तो दोनों सॉल्यूशन सेम भी हो सकता है, दोनों सॉल्यूशंस अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हमें आपको एक दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया रहेगा, दोनों का वॉल्यूम दिया रहेगा, तो वॉल्यूम दोनों को प्लस कर दीजिए तो रिजल्टेंट वॉल्यूम हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर को फॉर्मूले में रख दीजिए, किसी को भी 1 2 मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। At a given temperature, osmotic pressure of the concentrated solution of a substance. तो ये RGU कॉमन टेस्ट 2018 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ सीधा सीधा लिखा है एट ए गिवन टेम्परेचर। तो हमने पीछे दो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन व्हेन T इज कांस्टेंट। तो बस ठीक है, सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, सो एट ए गिवन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेटेड है तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, सो इज हायर देन दैट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट मतलब जिसका कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर। व्हिच वन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर।
So which one is colligative property? Osmotic pressure is a colligative property. Mind it. Boiling point, freezing point is not a colligative property. Elevation in boiling point और depression in freezing point is a colligative property. जो ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो बना हुआ है न्यूमेरिकल के लिए भी, कॉन्सेप्ट के लिए भी. Vapor pressure is not a colligative property. Relative lowering in vapor pressure is colligative property. ठीक है, तो जल्दीबाजी में हम बॉइलिंग पॉइंट मार देते हैं. सो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो आएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन राउट्स लॉ जिसको बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. ठीक है, डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये जो आता है वो कॉलिगेटिव है. सिर्फ बॉइलिंग और फ्रीजिंग कॉलिगेटिव नहीं है. करेक्ट ऑप्शन इज सी. ठीक है, क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. During osmosis, flow of water through a semi-permeable membrane is. ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का क्वेश्चन है. सो ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो ये सिंपली बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस का क्वेश्चन है. ठीक है, सो फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशंस ओनली फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नोड. डिफ्यूजन में क्या होता है, दोनों का होता है, बट ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होता है. ये ऑप्शन में से गलत है. फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ, ये भी गलत है. तो ए और डी में हमें देखना है. फ्रॉम सॉल्यूशंस हैविंग लोअर कंसंट्रेशन, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन हो गया डी. तो डी में क्या था, यहाँ में फ्रॉम सॉल्यूशंस हैविंग लोअर कंसंट्रेशन 1B. तो ऑस्मोसिस का बेसिक डेफिनेशन यही है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन 8. अब यहाँ से एक थोड़ी अलग कैटेगरी क्वेश्चन आएगा. At 25 degree Celsius, the highest osmotic pressure is exhibited by 0.1 molar solution of. अभी आपको 3-4 इस तरह का नाम देगा. अब इसमें पूछेगा किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है. ठीक है, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है एबनॉर्मल, इसका डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन हमें वांटा फैक्टर निकालना होगा आई. ठीक है, तो देखिए पाई इक्वल टू आई सी आर टी. वांटा फैक्टर आई निकालने का आपको एक जस्ट यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक्स बता देते हैं. कि देखिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का जिसमें क्या है ए एक्स, ठीक है, और बी वाई, मान लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रोलाइट्स ए एक्स है और ये बी वाई है. ठीक है, तो इनका वांटा फैक्टर अगर हमें निकालना है आई, तो इसको हम निकालेंगे इन जनरल, इसमें बोलते हैं x प्लस y. ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैटायन प्लस टोटल नंबर ऑफ एनायन, वही उनका वांटा फैक्टर आई होता है. जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड. देखिए कैल्शियम क्लोराइड पे क्या होता है, ये यहाँ से +2 होगा और एक क्लोरीन पे -1, तो 2 पे कितना हो गया -2. ठीक है ना. तो इसके लिए हम देखिए x को आप यहाँ पे कंपेयर करिए. x की जगह पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1, और y की जगह पे क्या है 2, तो 1 + 2. ठीक है, तो कितना मिलेगा 1 + 2 = 3. वांटा फैक्टर कितना आ गया इसका 3. ठीक है, KCl के लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए, पोटेशियम क्लोराइड के लिए, KCl इन सब के लिए वांटा फैक्टर 2. क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है +1. ठीक है, क्लोराइड पे कितना चार्ज होता है -1. x की जगह पे क्या है 1, y की जगह पे क्या है 1, ये हो गया 2. जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इनके लिए होता है 1, क्योंकि इनका नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन. तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनके लिए इनकी वैल्यू होती है 1, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, सो यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, इस तरह के जो कंपाउंड होंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, उनके लिए वांटा फैक्टर होता है 1. ठीक है ना.
देखिए अब यहाँ से वही ऑस्मोटिक प्रेशर हमें निकालना है, टेम्परेचर आपको कांस्टेंट है, आर की वैल्यू कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है ना, 0.1 सबका दिया हुआ है। तो अब हमें डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है, वांडा फैक्टर आई, जिसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड के लिए कितना आया 3, पोटेशियम क्लोराइड के लिए कितना आया 2, यूरिया के लिए 1, ठीक है, ग्लूकोज के लिए 1। तो करेक्ट ऑप्शन ए, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया CaCl2। क्लियर। सो ऐसे क्वेश्चन में हमें वांटा फैक्टर निकालिए, जिसका वांटा फैक्टर ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9, which of the following colligative property can provide molar mass of proteins or polymers or colloids with greatest precision। देखिए सबसे अच्छा जो बेस्ट मेथड होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हम प्रोटीन या पॉलीमर्स का या मैक्रोमॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए यूज करते हैं, वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका एक रीजन ये होता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ये वैल्यू काफी कम होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर हम 10⁻³ atm तक का सिग्निफिकेंटली निकाल सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमने पढ़ा है प्रोटीन मॉलिक्यूल में क्या डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स का भी चांस होता है। इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स और पॉलीमर्स। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट, A 5% solution of cane sugar, that is sucrose, molar mass आपको दिया 342, is isotonic is with 1% solution of substance X. The molecular weight of X is, दोनों प्रॉब्लम निकाल लीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन है इस तरह का, तो दोनों परसेंटेज दिया है तो आपको वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम 100 ml 100 ml, ये मास हो गया 5/342, 1 डिवाइडेड बाई मोलर मास नहीं पता है तो रख के सॉल्व कर दीजिए। तो हिंट्स लाइक एग्जाम्पल 3, तो आप सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको हिंट्स दे दिया 5/342 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई मोलर मास mx मान लीजिए एंड देन जस्ट सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, चलेगा। चलिए नेक्स्ट, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास m2, which of the following can be used to calculate the molecular mass of solute in terms of osmotic pressure। मैंने फॉर्मूला पीछे लिखा हुआ था कि जब कंसंट्रेशन नहीं देगा तब हम क्या लेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू W/mv/R/E, बस उसी को आपको यहाँ अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम लिखें यहाँ पे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर लिखते हैं यहाँ पे, चलिए पाई इक्वल टू, ठीक है, उसका मोलर मास, तो मोलर मास पे स्मॉल m2 लिखा हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसका कैपिटल M2। जनरली इसको W2 लिखते हैं, बट W2 की जगह पे यहाँ पे कैपिटल स्मॉल m लिखा हुआ है। ठीक है ना, RT डिवाइडेड बाय, चलिए यहाँ पे क्या आएगा, RT डिवाइडेड बाय V। ठीक है, वॉल्यूम। तो बस इसी को अरेंज कर दीजिए। तो हमें मोलर मास निकालना है तो M2 इधर आ जाएगा, ये पाई इधर आ जाएगा। ठीक है, सो पाई इक्वल टू W2 होता है बट यहाँ पे स्मॉल m2 डिवाइडेड बाई कैपिटल M2 मोलर मास RT बाई V। तो हमें से आपको देखिए ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, मोलर मास कैसे निकालेंगे, M2 M2 M2। तो मोलर मास को बाहर कर दीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को अंदर यहाँ पे ला दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, स्मॉल m2 बाई V, ठीक है, इंटू RT बाई पाई। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। तो जस्ट सिर्फ फॉर्मूला को एक्सचेंज करके आपको ऑप्शन दिया है। ठीक है, हो जाएगा। सो कंसंट्रेशन दिया है तो C रखेंगे, अदरवाइज कंसंट्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसमें देखिए, द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैव इक्वल कंसंट्रेशंस, व्हिच वन विल शो मिनिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, अभी जो पीछे क्वेश्चन किया था हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, वांटा फैक्टर। बोलिए इसका वांटा फैक्टर क्या आएगा, नहीं यहाँ पे x की जगह पे क्या है 1, x की जगह पे 1, यहाँ में y की जगह पे क्या है 2, ये हो गया y, तो प्लस 2। इसके लिए क्या लेंगे, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड हो, बेरियम क्लोराइड हो, सॉरी ये 2 हो गया,
2, टोटल कितना हो गया 3। ठीक है, इसके लिए वांटा फैक्टर हो गया 3। इसके लिए वांटा फैक्टर सिल्वर +1 नाइट्रेट -1 तो 1 + 1 2। इसके लिए सोडियम यहाँ पे देखिए कितना है 2 तो 2 और सल्फेट इज 1 यूनिट +1 3, इसके लिए हो गया 3। यहाँ में अमोनियम कितना दिया आपको 3 और फास्फेट इज 1 यूनिट तो टोटल कितना हो गया 4। इसके लिए वाल्टा फैक्टर अगर हम लेंगे ये हो गया 4। ठीक है, तो सबसे कम मिनिमम ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है, सो मिनिमम किसके लिए वैल्यू आ रहा है 2, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 3। क्लियर, सो सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट सबके लिए वांटा फैक्टर 2, मैग्नीशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 सबके लिए वांटा फैक्टर 3, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट सबके लिए वांटा फैक्टर 3। क्लियर, ठीक है, चलिए इसका बता दीजिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ में आपसे मिनिमम पूछा, यहाँ में हमें हाईएस्ट बताना है। देखिए फिर से आ गया बेरियम क्लोराइड, यहाँ में कितना आया 3। ठीक है, सोडियम सल्फेट कितना आ गया 3। ठीक है ना, चलिए इसका बता दीजिए। चलिए यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 2 यूनिट है, एल्युमिनियम पे +3 2 यूनिट है, मतलब यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ में सल्फेट कितना दिया आपको 3, 3 + 2 5, इसके लिए वांटा फैक्टर हो गया 5। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा ए, ठीक है ना, सो वांटा फैक्टर आई ज्यादा है क्योंकि कंसंट्रेशन सेम है। अगर कंसंट्रेशन सेम नहीं होगा तब हम दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, बट यहाँ में दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। ठीक है, टेम्परेचर सेम है, 100% डिसोसिएशन है, तो वांटा फैक्टर ही डिटरमाइनिंग यहाँ में की है। तो इसके जिसके लिए वांटा फैक्टर जितना ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो इसके लिए 5, इसके लिए 3, इसके लिए भी 3। ठीक है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक है, आ जाएगा। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी आगे भी आएगा और आपको मिलता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 14। चलिए इसको बता दीजिए अब आप which one of the following pairs of solutions will be expected to be isotonic। तो आइसोटोनिक का मतलब जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो आइसोटोनिक होने का मतलब क्या हो गया, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। बोलिए जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई हमें बराबर करना है। ठीक है, चलिए इस तो फिर वही वांटा फैक्टर हमें निकालना पड़ेगा। वांटा फैक्टर देखिए जिसका वांटा फैक्टर बराबर है मोस्ट प्रोबेबली उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। चलिए इसके लिए यूरिया के लिए वांटा फैक्टर 1, सोडियम क्लोराइड के लिए वांटा फैक्टर, बोलिए सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड वांटा फैक्टर 2। दोनों को देखिए मोलर कंसंट्रेशन दोनों का सेम है, इसका 1 है इसका 2 है, ये आइसोटोनिक नहीं हुआ, गलत। यूरिया के लिए 1, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए वांटा फैक्टर, बोलिए मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, BaCl2, CaCl2, MgCl2, MgBr2 सबके लिए वांटा फैक्टर 3, तो ये भी बराबर नहीं हुआ, गलत हो गया। सोडियम क्लोराइड के लिए वांटा फैक्टर 2, इसके लिए वांटा फैक्टर, बोलिए वांटा फैक्टर 3, इसके लिए बराबर नहीं हुआ। चलिए तो आपको तो ऑप्शन मिल गया डी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। बट कैसे, देखिए यहाँ में कैल्शियम 1 और नाइट्रेट क्या है 2, तो इसके लिए वांटा फैक्टर कितना हो गया, बोले इसके लिए वांटा फैक्टर हो गया 3। ठीक है, इसके लिए वांटा फैक्टर हो गया 3, इसके लिए वांटा फैक्टर अभी पीछे क्वेश्चन में किया था, इसके लिए भी हो गया 3। ठीक है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, हो जाएगा। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलता है, तो डी यहाँ में सही है। ठीक है, तो यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका वांटा फैक्टर 1, सोडियम क्लोराइड 2, पोटेशियम क्लोराइड 2, मैग्नीशियम क्लोराइड BaCl2, MgCl2 इनके लिए 3। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 0.6% यूरिया सॉल्यूशन वुड बी आइसोटोनिक विथ।
अब आप बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो 0.6% मोलारिटी दिया हुआ है, मतलब 0.6 ग्राम इज डिजॉल्व इन 100 ml। ठीक है, यूरिया के लिए वांटा फैक्टर 1। अब जिसका इसमें वांटा फैक्टर 1 होगा, लेकिन ग्लूकोज के लिए भी 1, पोटेशियम क्लोराइड के लिए 2, बट यहाँ में कंसंट्रेशन अलग दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे ग्लूकोज के लिए वांटा फैक्टर 1 होता है, बट कंसंट्रेशन इज डिफरेंट। यहाँ में 0.6 आएगा, यहाँ में 0.1 मोलर दिया है। ठीक है, इसलिए पोटेशियम क्लोराइड के लिए वांटा फैक्टर 2, पोटेशियम क्लोराइड के लिए वांटा फैक्टर क्या होगा 2। ठीक है ना, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत। 0.6% सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के लिए वांटा फैक्टर बोलिए क्या लिखेंगे 2, ये भी गलत। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि 0.6% ग्लूकोज के लिए वांटा फैक्टर 1। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा एक चीज और यहाँ से भी कर सकते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ से मोलर कंसंट्रेशन जिनका सेम होगा, आइसोटोनिक का है ना, तो मोलर कंसंट्रेशन जिनका सेम होगा, तो हमें पता है कि यूरिया और ग्लूकोज के लिए क्या हो गया क्वांटा फैक्टर 1 हो गया, बट 0.6% दिया है, तो 0.6% का मतलब क्या है कि 0.6, ठीक है, ये इसको डिजॉल्व किया है कितने में 100 ml में, तो आप यहाँ से इसका कंसंट्रेशन निकाल लीजिए। तो 0.6 ग्राम डिवाइडेड बाई 100, उसके बाद यूरिया का कितना होता है 60। ठीक है ना, तो यूरिया का होता है 60, तो 60 इसको डिवाइड करेंगे इंटू 1000, ठीक है, बाई 100, तो मोलर कंसंट्रेशन यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, अगर इसका मोलर कंसंट्रेशन 0.1 मोलर ग्लूकोज के बराबर आएगा तब ऑप्शन ए सही होगा, अगर इसके बराबर नहीं आता है तब ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये जैसा आपका होमवर्क टाइप क्वेश्चन है गया। तो 0.6% यूरिया, इसका पहले आप मोलर कंसंट्रेशन निकालिए। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन निकालिए, तो 0.6 डिवाइडेड बाई यूरिया का 60 इंटू 100, ऊपर में क्या आएगा 1000। ठीक है, तो 0.6 डिवाइडेड बाई 60, 0.6 डिवाइडेड बाई 60 क्योंकि इसका मोलर मास हो गया, इंटू 1000 यहाँ लेंगे, 1000 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो सॉल्व करके देखेंगे, जो आएगा वो अगर 0.1 मोलर आता है तो वो ग्लूकोज के बराबर होगा। ठीक है ना, ये तो होगा नहीं क्योंकि वांटा फैक्टर 2 है, ये होगा नहीं वांटा फैक्टर 2 है, तो ए और सी में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉल्यूशन विल एक्सर्ट हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। सो 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर, तो चलिए मोलर कंसंट्रेशन तो सबका सेम है, तब हमें क्या देखना है, सिर्फ वांटा फैक्टर को देखना है, जिसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। सो ग्लूकोज यूरिया इनका लिए वांटा फैक्टर 1, सोडियम क्लोराइड के लिए वांटा फैक्टर, सोडियम क्लोराइड के लिए वांटा फैक्टर 2, बट एलएम के लिए वांटा फैक्टर, एलएम का फॉर्मूला तो पोटेशियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, करेक्ट ऑप्शन आएगा आपको सी। ठीक है, क्लियर। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कंसंट्रेशन निकाल के देखिए, अगर 0.1 मोलर आएगा यूरिया का तो इसके ऑप्शन क्या आएगा, अगर यहाँ 0.1 मोलर नहीं आता है तब ऑप्शन सी होगा, क्योंकि बी और डी तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप इसका आंसर निकाल के देखिए क्या आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The osmotic pressure of solution increases if, तो osmotic pressure is directly proportional to temperature, no, तो यहाँ पे increases लिखा है बट यहाँ temperature is decreases, तो गलत हो गया। concentration is decreased, तो osmotic pressure is also directly proportional to concentration, ये भी गलत हो गया। ठीक है, volume is increased, ठीक है, नो, वॉल्यूम अगर बढ़ाएंगे तो
पाई इंटू बी इक्वल टू वांट ऑफ, देखिए बॉयल्स वांट ऑफ लॉ पड़ा था, तो पाई बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी। ठीक है, सी क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज इंक्रीज, तो दिस इज वन ऑफ द कोरिलेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो इसके लिए पीछे रूल पड़ा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ में इंक्रीजेस लिखा है, यहाँ में डिक्रीजेस लिखा है, तो गलत हो गया। कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये डिक्रीज्ड है, बट यहाँ में इंक्रीजेस पूछ रहा है, तो ये भी गलत है। वॉल्यूम इज इंक्रीज लिखा है, तो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो इंक्रीजेस तो यहाँ डायरेक्टली हो गया, तो ये भी गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, the relationship between osmotic pressure at 273 Kelvin when 10 ग्राम ग्लूकोज, इसका osmotic pressure P1 दिया है, 10 ग्राम यूरिया, इसका osmotic pressure P2 दिया है, एंड 10 ग्राम सुक्रोज, इसका osmotic pressure P3 दिया है। वॉल्यूम भी फिक्स है, ठीक है, टेम्परेचर भी फिक्स है। तो आपको पीछे मैंने लिखा था कि osmotic pressure क्या होता है, is inversely proportional to 1 by मोलर मास, तो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जिसका मोलर मास, देखिए ग्लूकोज, यूरिया का, सुक्रोज का कितना होता है मोलर मास, 342, ये है ना 342, ठीक है। ग्लूकोज का कितना होता है 180, ग्लूकोज का होता है 180, ठीक है। और बकिया यूरिया, तो यूरिया का कितना होता है 60, यूरिया का एटॉमिक मास होता है, मोलर मास होता है 60। सो पीछे मैंने फॉर्मूला में लिखा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ठीक है। तो जिसका मोलर मास सबसे कम है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा, सीधा सीधा फंडा, हमें कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 10 ग्राम यूरिया, देखिए मास सब कुछ सेम है, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो सिर्फ मोलर मास को देखना है। तो सबसे कम किसका है 60, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा P2 को ऑप्शन दिया है, दो ऑप्शन आपको यहाँ में है, ठीक है। उसके बाद कितना है 180 और 342, यूरिया सुक्रोज का होता है 342, तो उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा 180, उसके बाद आएगा 180, तो करेक्ट ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में जस्ट थोड़ा सा ट्रिक्स लगाना है, बाकी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, तो मोलर मास जिसका ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, जिसका मोलर मास कम होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मोलर मास बराबर होता तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर होता, ठीक है। तो ये 2015 का क्वेश्चन है। चलिए, कंसीडर सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोलर C2H5OH aqueous, 0.1 magnesium phosphate and 0.25 molar potassium bromide, 0.125 molar sodium phosphate at 25 degrees Celsius. Which statement is true about these solutions, assuming all salts to be strong electrolytes? चलिए, जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये। अब आपको इसमें बताना है किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा या सबका बराबर होगा, ठीक है। इसके लिए वही देखिए, आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ है, क्लियर, यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इसका वांटा फैक्टर, ठीक है। तो सबका पहले वांटा फैक्टर निकाल के देखिए कितना आएगा। इथेनॉल, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वांटा फैक्टर मैंने क्या बताया आपको 1। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं मोस्टली नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो उनका वांटा फैक्टर 1, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। मैग्नीशियम फास्फेट के लिए कितना आएगा 3 + 2 5, ठीक है। तो इनके लिए वांटा फैक्टर निकालिए, मैग्नीशियम फास्फेट के लिए वांटा फैक्टर बोलिए 3 + 2 कितना हो गया 3 + 2 5, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड के लिए वांटा फैक्टर कितना आएगा, बोलिए पोटेशियम ब्रोमाइड के लिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड वांटा फैक्टर 2। सोडियम फास्फेट के लिए वांटा फैक्टर कितना आएगा, तो फास्फेट इज 1 यूनिट, तो 1, सोडियम इज 3, टोटल कितना आ गया इनके लिए कितना आ गया टोटल 4, ठीक है, क्लियर।
इसके लिए कितना आएगा 1। अब सबका कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो पीछे एक फॉर्मूला लिखा था पाई इक्वल टू आई सी आर टी। आई वांटा फैक्टर और सी आर टी, कंसंट्रेशन यहाँ पे लेंगे सी आर टी। ठीक है, सो चलिए फिर से इसको लिखते हैं पाई इक्वल टू आई सी आर टी। तो सी आर सेम है, ठीक है, आर की वैल्यू सेम है, टेम्परेचर भी हमें सेम दिया है, तो इसलिए हमें क्या देखना है आई और इनका मतलब वांटा फैक्टर और मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो देखिए अब एक एक को मल्टीप्लाई करिए, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 1, ठीक है, 0.5 में 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 0.5, ठीक है। इसके लिए कितना आया था 5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.1, इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए 0. कितना आएगा 5, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 को, 0.25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वांटा फैक्टर क्या है 2, इसका वांटा फैक्टर 2, ठीक है। तो ये भी कितना आएगा 0.5, इसमें 0.125 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वांटा फैक्टर कितना आया था 4, ये कितना आएगा 0.5। तो सारी वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रहा है, ठीक है, सबके लिए 0.5 ही आ रहा है, इसलिए ऑल है 0.5 ही आ रहा है ना, इसलिए ऑल हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सो ये अच्छा क्वेश्चन था इस तरह का। सो जनरली मोलर कंसंट्रेशन सेम होता है तो हम सिर्फ वांटा फैक्टर को देखते हैं, अदरवाइज मोलर कंसंट्रेशन और वांटा फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.5 इंटू 1 0.5, 0.1 इंटू 5 0.5, 0.25 इंटू 2 0.5, 0.125 इंटू 4 0.5, सबके लिए वैल्यू सेम आया, ठीक है, आ जाएगा। The osmotic pressure of a solution at 273 Kelvin is 2.5 atmospheric pressure. Its osmotic pressure at 546 Kelvin under similar condition will be, तो पीछे पढ़ा था pi 1 by pi 2 is Cr T1 by Cr T2, मतलब दो टेम्परेचर देगा तो pi is directly proportional to temperature, so pi 1 by pi 2 equal to T1 by T2। ये एक 273 केल्विन टेम्परेचर है, कभी कभी आपको यहाँ में डिग्री सेल्सियस देता है तो केल्विन में कर लेंगे, फर्स्ट दिया हुआ है 2.5, इसको पाई 1 मान लिया, पाई 2 हमें निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, किस कंडीशन पे निकालना है 546 टेम्परेचर, तो T2 मान लिया 546, T1 हमें दिया हुआ था 273, अगर 0 डिग्री सेल्सियस लिखा होता तो 273 लेते, या सेल्सियस लिखा है तो डिग्री में डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। सॉल्व कर दीजिए, देखिए इससे ये कट जाएगा 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5, तो 5 इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो बी आ गया आपको करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो ये क्या था कि दोनों टेम्परेचर सेम है, सॉरी मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर देगा तो कंसंट्रेशन के हिसाब से, कंसंट्रेशन सेम होगा तो टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। सो पाई 1 by पाई 2 इक्वल टू T1 by T2, तो पहले भी इसको डिस्कस किया था। The osmotic pressure of 0.1 molar aqueous solution of magnesium chloride at 300 Kelvin is 4.92 atmosphere pressure. What will be the percentage ionization of the salt? देखिए फॉर्मूला वही है पाई इक्वल टू आई सी आर टी, ठीक है, पाई आपको दिया हुआ है 4.92, आई हमें नहीं पता है, ठीक है, सी कंसंट्रेशन दिया है 0.1, आर की वैल्यू पता है, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, तो यहाँ से हमने रख के सॉल्व कर लिया, आई मिल गया। देखिए आई वांटा फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में ये फॉर्मूला है, so degree of dissociation alpha equal to I minus 1 divided by n minus 1, where n is number of cations and anions। so देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पे क्या है 1 मैग्नीशियम 2 प्लस 2 Cl माइनस, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना हो जाएगा इसके लिए, देखिए इसके लिए टोटल नंबर ऑफ आयंस अगर यहाँ से लेते हैं तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, माइनस 1, आई हमको इस फॉर्मूले से मिल गया I इक्वल टू आई सी आर टी, इसको एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो I मिसिंग था, निकाल लिया, रख के सॉल्व कर दिया तो ये मिल गया 49
परसेंट या 0.49। ठीक है, चलिए यहाँ से 2 आया, यहाँ से 1 में से 1 माइनस किया 0.99। सॉरी ऑप्शन इसमें कोई गलत है, टाइपिंग एरर है। ठीक है, 0 पॉइंट यहाँ में 49 ये ऑप्शन आएगा, यहाँ में 0.4 करेक्ट कर लीजिए, 0.4 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और क्वांटा फैक्टर में रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको है, जहां में ऑस्मोटिक प्रेशर देगा तो हमसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर पूछेगा। ठीक है ना, तो इसमें ये दो फॉर्मूले को यूज करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.02 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जस्ट पीछे क्वेश्चन एग्जांपल 21 की तरह आप सॉल्व करके देख लीजिए क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ में आपको अल्फा दिया है, तो अल्फा से आई निकालिए, आई को फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है, तो ये दो फॉर्मूला जो एग्जांपल यहाँ में था, कि एक बार इसको रखेंगे और एक बार इसको रखेंगे। ठीक है, तो आप सॉल्व करके बताइए क्या आंसर इसका आएगा। ठीक है, चलिए ये भी कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, तो इसको भी पीछे मैंने किया हुआ है। 2 टेम्परेचर दिया है आपको, 2 ऑस्मोटिक प्रेशर में से एक दिया है, एक आपसे पूछ रहा है, तो जस्ट पीछे जो सॉल्व प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप सॉल्व करके देखिए आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी वही पीछे क्वेश्चन किया हुआ है, तो जस्ट फॉर्मूले में रख के सॉल्व करना है। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ भी आपको फॉर्मूले में रख के सॉल्व करना है। ये जस्ट मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दिया है, पीछे जैसे क्वेश्चन किया था। ठीक है, सो ये था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन चैप्टर का। सो नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 बोर्ड फर्स्ट टर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, BSc थर्ड सेमेस्टर में भी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। कोई भी आपको कमेंट्स है जो आपको नहीं समझ में आया हो, या जिस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस पॉइंट को नहीं समझने में आया, या किस पॉइंट पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं, या आपका जो डिफिकल्ट पॉइंट क्या है। ठीक है, सो ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्वांटा फैक्टर वाला जो टर्म था वो और भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम एक शॉर्टकट बताएंगे किस तरह से क्वांटा फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।